जैसे ही वो बिच्छू उनके पास आने लगते हैं, दक्ष और निशिका भी अपनी तलवारों से उन पर वार करने लगती है, लेकिन वो बिच्छू बहुत ज्यादा तेज थे, इसलिए उनसे निपटना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि दक्ष को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी ताकत उनसे काफी ज्यादा हो गई थी। तुम इन बिच्छू को देखो और मैं उन बड़े वालों को खत्म करता हूं, दक्ष कहता है और दूसरी तरफ चला जाता है। दक्ष पहले लेवल 4 और 5 के बिच्छुओं को खत्म करने की सोच रहा था, ताकि वो दोनों आराम से बचे हुए को मार सके। निशा उन सब से दूर खड़ी हुई थी और वहीं से वो उनसे ऊपर हमला कर रही थी। जो भी बिच्छू उसकी तरफ जाता, निशा उसे अपनी तीर से मार देती। कुछ ही घंटे में वो सारी रेत बिच्छू के टुकड़ों से भर गई थी। वहां पर बिच्छू ही बिच्छू नजर आ रहे थे, लेकिन वो बिच्छू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी दक्ष को वहां पर एक 20 फुट से भी ज्यादा बड़े और गहरे काले रंग का बिच्छू आता हुआ नजर आता है, जिसको देखकर दक्ष को अपने अंदर खतरा महसूस होने लगता है, क्योंकि दक्ष समझ गया था कि वो बिच्छू जरूर एक फाइनल लेवल का होगा। इसलिए दक्ष जल्दी से जल्दी उस बिच्छू को खत्म करने के लिए जाने लगता है, जो उनका किंग नजर आ रहा था। दक्ष के पास जो तलवार मौजूद थी, उसके साथ उसे लगता था कि वो उसे आसानी से हरा सकता है, क्योंकि वो तलवार काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर थी। जब दक्ष उस बिच्छू पर वार करता है, तब उसे तलवार की असली ताकत का पता चलता है। उसे तलवार के वार से वो बिच्छू घायल हो रहा था और उसे बिच्छू का काला खून नीचे गिरने लगा था। लेकिन इस वक्त दक्ष के पास एक ही काम था, उसे बिच्छू को जान से मारना। हालांकि वो बिच्छू अपने घाव जल्दी ठीक कर पा रहा था, लेकिन दक्ष उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उस पर लगातार वार करते जा रहा था। वो बिच्छू अपना डंक दक्ष की तरफ मारता है। दक्ष उससे बचने के लिए अपनी तलवार आगे कर देता है, जिसकी वजह से दक्ष पीछे जाकर गिर जाता है। दक्ष समझ जाता है कि बिच्छू का वो हिस्सा उसका सबसे ताकतवर हिस्सा है और उसे बचकर रहना होगा। फिर दक्ष गहरी सांस लेता है और वापस से उसे बिच्छू की तरफ चला जाता है और उसके डंक को काटना चाहता था, इसलिए वो वहीं पर वार करता रहता है। दक्ष इतना तेज था कि उसे बिच्छू को अपने आप को बचाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है जो दक्ष ने सोचा ही नहीं था। वो बिच्छू वहीं पर फट जाता है और उसके अंदर से एक और बिच्छू निकल जाता है, जो देखने में उससे थोड़ा छोटा नजर आ रहा था, लेकिन वो उसे बिच्छू से काफी ज्यादा तेज था। दक्ष के पास समझने का मौका ही नहीं था कि बिच्छू के अंदर से बिच्छू कैसे निकाला, वो भी इतना तेज। इसीलिए दक्ष यही अंदाजा लगता है कि जरूर ये उसे बिच्छू का बच्चा होगा। लेकिन जब दक्ष उसे वार करता है, तब उसकी हैरानी कई गुना बढ़ जाती है। जहां जहां दक्ष उसे पर वार कर रहा था, वो वहीं से अपने आप को बचा लेता था। ये इतना तेज कैसे हो सकता है, दक्ष मन ही मन सोचता है। क्या ये किसी फाइनल लेवल से भी ज्यादा मजबूत तो नहीं, या फिर हो सकता है कि कोई फाइनल लेवल से भी कोई ऊपर की लेवल हो। ऐसा सोचने से ही दक्ष के अंदर एक अजीब सी सनसनी फैल जाती है। उसे अपने अंदर डर सा महसूस होने लगता है। उसके लिए एक फाइनल लेवल से ही लड़ना मुश्किल था और उसे तो ये उससे भी ज्यादा कुछ लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ निशा और निशिका उन बिच्छू का सामना कर रहे थे। मेरे पास ज्यादा तीर नहीं बचे हैं, निशा चिल्लाते हुए कहती है और अपने एक और तीर से एक बिच्छू को मार देती है। निशिका की भी यही हालत नजर आ रही थी। वो भी उन बिच्छुओं से बुरी तरह से गिरी हुई थी और बिच्छू उस पर वार करते जा रहे थे। निशिका को हिले तक का मौका नहीं मिल पा रहा था। वो बिच्छू उसे हर तरफ से वार कर रहे थे। निशिका कुछ कह दो हमले रोक पा रही थी, लेकिन उसके पास काफी ज्यादा बिच्छू आ गए थे और उनके हमले इतनी तेज थे कि निशिका अपने आप को नहीं बचा पा रही थी और उसकी कवच पर निशान पड़ने शुरू हो गए थे। निशिका को ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ही पलों में उसका कवच टूट जाएगा और उसके बाद वो मारी जाएगी। अगर उसका कवच नहीं भी टूटा है, तब भी ये पक्का था कि उन बिच्छुओं का वार निशिका के कवच से होता हुआ उसके शरीर को लग जाएगा और उन बिच्छू के जहर से उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि रेगिस्तान के बीच में उन्हें कोई भी इलाज नहीं मिल सकता था। लेकिन फिर इसके बाद जो होता है, उसे पर निशिका को विश्वास ही नहीं होता। अचानक से कुछ तीर निशिका की तरफ आते हैं और हर एक तीर के साथ एक बिच्छू मारकर नीचे गिर जाता है और देखते ही देखते वहां पर बिच्छू काम हो जाते हैं।
जब निशिका देखी है कि उसे किसने बचाया है, तब वो हैरान हो जाती है क्योंकि निशा ने उसकी जान बचाई थी। हालांकि निशा के तीर खत्म होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन बचे हुए तीरों से उन पर जितना हो सके उतने हमले करती जा रही थी। और फिर वो पल भी आ गया जब निशा के सभी तीर खत्म हो गए। फिर निशा एक भाला निकलती है और उन बिच्छुओं को करने लगती है, लेकिन वो भाला इतना मजबूत नहीं था कि बिच्छू को जान से मार पाए। और देखते ही देखते इस बार निशा उन बिच्छू से बुरी तरह से गिर चुकी थी। लेकिन तभी निशिका उसकी तरफ आ जाती है और अपनी तलवार से उन बिच्छुओं को काटने लगते हैं। इस भाले से कुछ नहीं होगा, तुम ये तलवार ले लो। निशिका रहती है और दक्ष की तलवार उसे वापस कर देती है। निशिका को ऐसा करते हुए देखा निशा उसे हैरानी से देखने लगती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि निशिका उसकी मदद भी कर सकती है। लेकिन फिर वो तलवार ले लेती है और निशिका भी अपनी तलवार निकाल लेती है और उन बिच्छुओं का सामना करने लगती है। इस बार दोनों साथ में मिलकर उन बिच्छुओं पर हमला कर रहे थे। कभी निशिका निशा की मदद करती तो कभी निशा निशिका की। ऐसे में कोई भी बिच्छू उन पर गहरा घाव नहीं कर पा रहा था। वो बिच्छू पहले ही मारे जाते थे जो उनके पास आने की कोशिश करते, क्योंकि वहां पर मजबूत बिच्छू दो पहले ही मारे जा चुके थे। अब वहां पर इतनी ताकतवर बिच्छू नहीं बचे थे जो उनके लिए खतरा बने। लेकिन खतरा तो दक्ष पर था। वो बिच्छू का बच्चा दक्ष के लिए मुसीबत बनकर आया था। इतनी देर में दक्ष उसे पर बस एक ही वार कर पाया था और उसे वार से भी उस पर हल्का सा ही घाव आया था। ये किस मिट्टी का बना है, मरता क्यों नहीं है? दक्ष उसे बिच्छू को देखते हुए सोचता है, जो अभी भी उसे पर हमला करता जा रहा था। दक्ष मास्टर की सिखाई हुई स्किल का इस्तेमाल करके वो उसे बिच्छू पर वार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो उसके हमले से बच भी रहा था। दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कितनी देर कर सकता है। दक्ष को महसूस हो रहा था कि जब तक ये बिच्छू यहां पर है तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। इसलिए दक्ष पूरी हिम्मत करके उसे बिच्छू पर वार करता रहता है। लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही उनकी लड़ाई चलती रहती है और फाइनली दक्ष एक ऐसा मूव करने की कोशिश करता है जो उसकी जान भी ले सकता था। दक्ष उसे बिच्छू के ऊपर चढ़ जाता है। दक्ष ने बचपन में सुना था कि बिच्छू कई बार अपने ही डंक से मारे जाते हैं और दक्ष अभी यही करने की सोच रहा था। दक्ष के ऊपर आते ही वो बिच्छू अपना डंक खोलना है और दक्ष की तरफ छोड़ देता है। वो डंक इतना तेज उसकी तरफ आ रहा था कि दक्ष को बचाने का मौका ही नहीं मिलता। हालांकि फिर भी दक्ष कुछ हद तक पीछे होने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसा इन सोचा था वैसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसे बिच्छू का डंक उसके लगने पहले ही रुक गया था। लेकिन दक्ष अपने इरादे को नहीं बदलने वाला था। वो बार बार बिच्छू से यही करने की कोशिश करता रहता है। आखिर में बिच्छू को गुस्सा आने लगा था और वो अपने डंक को और भी ज्यादा तेजी से दक्ष पर छोड़ रहा था। दक्ष उसके कुछ हमलों को अपनी तलवार से रोकने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन दक्ष इन सब चीजों में काफी ज्यादा थक चुका था। फिर वो बिच्छू एक बार और दक्ष पर हमला करता है। वो हमला इतना तेज था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इस बार को बिच्छू काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था, इसलिए वो अपने वॉर को समय पर नहीं रोक पाया और उसका हमला उसी को लग गया। उसे बिच्छू का हमला लगते ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से दक्ष उड़ते हुए पीछे जा गिरता है। दक्ष इतनी दूर जाकर गिरा था कि उसे अपने सर में दर्द होने लगा था, लेकिन दक्ष आपने इस मौके को छोड़ने नहीं वाला था। इसलिए दक्ष जल्दी से उसे बिच्छू की तरफ जाने लगता है। खुद का हमला लगने की वजह से वो बिच्छू काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन वो अभी भी मरा हुआ नजर नहीं आ रहा था। फिर दक्ष उसे पर अपने वार करने शुरू कर देता है। दक्ष उसके डंक को काटना चाहता था, इसलिए वो वहीं पर वार करता है। लेकिन जैसे ही दक्ष उस पर हमला करता है, वो बिच्छू आवाज निकालनी शुरू कर देता है। बिच्छू की आवाज सुनते ही वहां पर जितने भी बिच्छू थे वो सब उसकी तरफ जाने लगते हैं। जब निशा और निशिका ये देखते हैं कि वो बिच्छू उनको छोड़कर दक्ष की तरफ जा रहे हैं, तब निशिका कहती है, हमें इन्हें यहीं पर रोकना होगा। दक्ष को उसे बड़े बिच्छू को खत्म करने के लिए समय चाहिए, इसलिए जितने हो सके उतने बिच्छू को यहीं पर रोको। निशा भी उसकी बात समझ जाती है और वो भी उन बिच्छुओं को रोकने लगती है। वही दक्ष जब उन बिच्छुओं को अपनी तरफ आता हुआ देखा है,
तब वो जल्दी जल्दी उसे बिच्छू पर हमले करने शुरू कर देता है और कुछ 50 बार करने पर उसे बिच्छू का डंक काट कर नीचे गिर जाता है। ये देखकर दक्ष को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब अगर वो बिच्छू ठीक भी हो जाए तब भी वो बिना डक के ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। फिर दक्ष नीचे उतर जाता है और उसे बिच्छू के पैरों को काटने लगता है ताकि उसकी स्पीड और काम हो सके। देखते ही देखते दक्ष उसके 6 के 6 पैर काट देता है। फिर दक्ष उसकी गर्दन को काटने ही वाला था, इतने में उसे पर काफी सारी बिच्छू हमला कर देते हैं। हालांकि दक्ष को उनमें से किसी भी बिच्छू से कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने उनके किंग को लगभग मार ही दिया है। ऐसे में वो कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि दक्ष उसे किंग को मारने से पहले उन बचे हुए बिच्छू को खत्म करना चाहता था, ताकि उसे और भी ज्यादा क्रिस्टल मिल सके और उन बिच्छुओं का मीट उसके ड्रैगन और डेविल चाइल्ड को मिल जाएगा, ताकि वो जल्दी बड़े हो सके। इसलिए दक्ष उसे किंग को छोड़ता है और उसकी तरफ आ रहे सभी बिच्छुओं को काटने लगता है। 10 मिनट में ही दक्ष वहां पर आधे से ज्यादा बिच्छू मार देता है। अब दक्ष काफी ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगा था। ऐसे में अगर किंग ठीक हो गया तब दक्ष को नहीं लग रहा था कि वो फिर से उसे हरा सकता है। इसलिए दक्ष उसे किंग पर वार करने लगता है। दक्ष कुछ वार करता है और उसे बिच्छू की गर्दन कट जाती है। उसे बिच्छू की गर्दन काटते ही वहां पर जितने भी और बिच्छू थे वो वहां से दूर भागने लगते हैं। दक्ष को ये तो पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए दक्ष उनका पीछा नहीं करता है और निशा और निशिका को देखने देता है कि वो ठीक तो है या नहीं। जब उसे लगता है कि वो दोनों अब ठीक है, फिर दक्ष उनसे कहता है, यहाँ पर जितने भी बिच्छू मरे हुए हैं उनके क्रिस्टलों को इकट्ठा कर लो और हम बाद में उनका आपस में बांट लेंगे। दक्ष की बात सुनकर वो दोनों इस काम में लग जाती है। दक्ष उसे किंग के पास चला जाता है और उसे चीरने लगता है। जब दक्ष उसके क्रिस्टल को निकाल लेता है तब दक्ष अपने ड्रैगन को उठना है और उसे बिच्छू पर छोड़ देता है ताकि वो उसे खा सके। दक्ष अपने डेविल चाइल्ड को भी बुलाता है और उसे बिच्छू के कुछ हिस्से करके उसे दे देता है ताकि वो उनको आराम से खा सके। वो छोटा था लेकिन फिर भी काफी जल्दी खा रहा था। ड्रैगन भी अब बड़ा हो चुका था और फिर वो अपने बड़े साइज में उन सभी को खाना शुरू कर देता है। दक्ष उसे क्रिस्टल को लेकर एक साफ जगह पर जाता है और वहीं पर बैठ जाता है ताकि वो आराम से उसे क्रिस्टल को खोलकर देख सके कि उसमें क्या है। निशा और निशिका भी उन सभी मरे हुए बिच्छुओं से उनके क्रिस्टल निकल रही थीं और देखते ही देखते वहां पर क्रिस्टल का एक पहाड़ नजर आने लगा था। दक्ष का ड्रैगन उसे किंग को खाने के बाद उन बाकी बिच्छुओं को खाना शुरू कर देता है, लेकिन डेविल चाइल्ड अभी भी उसे किंग के हिस्से का रहा था। हालांकि वो इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे उन्हें खाने में समय लग रहा है। चाबी का तो पता नहीं, लेकिन इस सफर में मैं अपने सभी लेवल के पॉइंट्स जरूर पूरे कर लूंगा। दक्ष उसे क्रिस्टल को देखते हुए सोचता है और मुस्कुराने लगता है। निशा और निशिका ने भी अपना लगभग काम पूरा ही कर दिया था, लेकिन वो दक्ष के जैसे बैठी नहीं थी। वो ढूंढ ढूंढ कर बिच्छुओं से क्रिस्टल दे रही थी और उनको इकट्ठा कर रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। दक्ष उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पड़कर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे एक और फाइनल लेवल का क्रिस्टल जो मिला था, दक्ष से रहा ही नहीं जा रहा था उसे खोलकर देखने के लिए कि उसमें क्या है। फिर दक्ष उसे क्रिस्टल को तोड़ देता है। आपने एक स्कॉर्पियन किंग को मारा है, आपको इसकी शोल हासिल हुई है। फिर दक्ष पहले की तरह उसके अंदर से गोलियां निकलता है और उनको खाने लगता है। दक्ष निशा और निशिका के सामने उन्हें नहीं खा सकता था, इसलिए वो तुरंत ही उनको खा लेता है। उसे उसके अंदर 9 गोलियां मिलती है। दक्ष उन गोलियों को खाने के बाद अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर पा रहा था। दक्ष खुश था कि वो इस सफर पर आया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। जब वो अपनी नई फाइनल लेवल की शोल देखा है तब को निराश हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी शोल थी जिसको केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। वो एक तरह का खंजर था जो दोनों तरफ से नुकीली और तेज धार के साथ था। उसे खंजर को बीच से पकड़ा जा सकता था और वो देखने में आधे हाथ जितना बड़ा था। मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि एक इतनी बड़ी लड़ाई के बाद मुझे ये इनाम मिले। दक्ष उस खंजर को अपने हाथ में पकड़कर सोचता है, लेकिन दक्ष इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो आपने उसे खंजर को वापस अपने सिस्टम में भेजता है
और खड़ा होकर निशा और निशिका की मदद के लिए चला जाता है। हालांकि उन दोनों ने पहले ही सारे क्रिस्टल निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी दक्ष उन्हें मदद करता है और कुछ क्रिस्टल निकाल देता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक इतनी बड़ी लड़ाई से जिंदा बच गई, निशा कहती है। मुझे भी इस सफर में आकर बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ सीखने को भी मिला और शायद एक नया दोस्त भी, निशिका निशा की तरफ देखते हुए कहती है। निशा कुछ नहीं कहती, वो बस निशिका को देखकर मुस्कुराने लगती है। अब इन दोनों को क्या हो गया? कुछ देर पहले तो एक दूसरे की जान लेने को तैयार थी और अब इनमें बहनों वाला प्यार हो गया। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है कि दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेती हैं। ऐसे में मेरा सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और मैं बिना किसी बात के इन दोनों के साथ रह पाऊंगा, दक्ष मन ही मन सोचता है। तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, तो अब इन क्रिस्टलों को आपस में बांट लेते हैं, दक्ष उन दोनों से कहता है। फिर उन क्रिस्टलों के 3 हिस्से करने के बाद वो उनको खोलना लगते हैं। हालांकि सब में एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला खंजर ही मिला था, लेकिन उनको ये बात पता चली, ठीक ही ये खंजर जहरीला है। ये सभी खंजर जरूर उनके डंक से बने होंगे, इसीलिए ये जहरीले हैं और इतनी मजबूत भी हैं, दक्ष उन दोनों से कहता है। दक्ष के पास कुल मिलाकर 55 खंजर हो गए थे, जिसमें एक फाइनल लेवल का भी खंजर था। चलो उनकी गोलियां खाते हैं, दक्ष कहता है। ये मेरे तो काम की नहीं है, मेरे पहले ही लेवल 16 तक के सभी पॉइंट्स पूरे हो गए हैं और 5 के भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, निशिका कहती है। कोई बात नहीं, तुम जितने लेवल 5 के खा सकती हो, यही पर ऐसे बहुत है, दक्ष कहता है। और फिर वो तीनों गोलियों को खानी शुरू कर देते हैं। कुछ गोलियां खाने के बाद दक्ष को वही नोटिफिकेशन आता है जो उन कॉकरोच के टाइम आया था कि अब वो इस तरह के बीस्ट से और पॉइंट्स नहीं कमा सकता है। हालांकि इन सबको खाने के बाद दक्ष के लेवल 1 और लेवल 2 के सभी पॉइंट्स पूरे हो गए थे और 3 के भी काफी हद तक पूरे होने ही वाले थे। अब बस उसके 4-5 और फाइनल लेवल के ही बाकी बचे हुए थे। यही निशा के साथ भी हुआ था कि सभी और गोलियां नहीं खा पा रही थीं, लेकिन निशिका ने केवल लेवल 5 की ही गोलियां खाई थीं और कुछ गोलियां खाने के बाद ही उसकी लेवल 5 की भी गिनती पूरी हो गई थी। मेरी लेवल 5 तक की गिनती पूरी हो गई है, निशिका कहती है। वैसे सभी पॉइंट्स पूरे होने के बाद क्या होता है, दक्ष निशिका से पूछता है, क्योंकि अभी तक उसने इन सब चीजों के बारे में पता नहीं किया था। दक्ष बस जल्दी से जल्दी अपने पॉइंट्स पूरे कर रहा था। एक बार सभी के पॉइंट्स पूरे होने के बाद उन्हें इवॉल्व होना पड़ता है। इवॉल्व होने पर उनका शरीर पहले से ज्यादा बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो और ज्यादा ताकत को अपने अंदर रख सके, क्योंकि हमारा शरीर है तो इंसान का ही, इसलिए उसी पर भी कुछ रॉक होती है। इवॉल्व होने पर वो रुकावट है जाती है और हम फिर और आगे अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। मतलब इवॉल्व होने के बाद हमें फिर से हमें सभी पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे, निशा पूछता है। नहीं, इवॉल्व होने के बाद हमें ऐसे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, ना ही कोई लेवल होती है। बस हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सुपरस्टार इकट्ठे करने होते हैं। जिसके पास जितने ज्यादा सुपरस्टार होंगे वो उतना ही मजबूत होगा, निशिका उन दोनों से कहती है। अब ये सुपरस्टार क्या है, दक्ष निशिका की तरफ देखते हुए पूछता है। उसे अभी तक इन सुपरस्टारों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आया था कि सुपरस्टार हासिल कैसे होंगे और इससे ताकत में क्या फर्क आएगा। देखो, सुपरस्टार हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके लिए हमें ऐसे ही बीस्ट का शिकार करना होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और ये खतरनाक भी है, क्योंकि इवॉल्व होने के बाद हमारा शरीर कमजोर हो जाता है ताकि वो और ज्यादा ताकत को इकट्ठी कर सके। तुम तो जानते ही हो कि बीस्ट का शिकार करना कितना ज्यादा मुश्किल है। इन स्टार्स को इकट्ठा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम किसी बीस्ट को पकड़ लें और उनको अपने पास रखें और उन्हें सुपर टैबलेट्स दें ताकि वो अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके, निशिका कहती हैं। तुम जरा अच्छे से समझाओगी, दक्ष निशिका से कहता है। तुम जरा अच्छे से समझाओगी, दक्ष निशिका से कहता है। हाँ, क्यों नहीं, सुनो, तुमने अपने कमरे में पिंजरा तो देखा ही होगा, निशिका पूछता है। फिर दक्ष को याद आता है जब वो पहली बार देवग्रह आया था तब उसने अपने कमरे में एक पिंजरा देखा था। इसके बारे में उसने गुरुदेव से पूछा भी था, लेकिन गुरुदेव ने कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर बाद में उसने वही पिंजरा गुरुदेव के कमरे में भी देखा था जिसके अंदर एक बीस्ट मौजूद था।
दक्ष हाँ सर हिलता है। फिर निशिका उसे आगे बताने लगते हैं, जब हम उनको उन पिंजौर में रखते हैं और उन्हें खास दवाइयां खिलाते हैं तब वो और भी ज्यादा जल्दी से इंप्रूव कर लेते हैं और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। एक लेवल 1 के बीच को लेवल 5 तक का करने में 1 से 2 महीने का समय लग जाता है। कई बार ये 3 महीने तक भी जा सकता है। इनको ऐसे ही बोल करने के बाद जब हम इनको मारते हैं तब हमारा सिस्टम हमें स्टार देता है जो हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। लेवल 1 से कितना स्टार मिल सकता है और लेवल 5 से कितना, दक्ष निशिका से पूछता है। लेवल 5 से केवल 1 ही स्टार मिलता है और लेवल 1 से आधे से भी आधा स्टार मिलता है या उससे भी कम, निशिका बताती है। क्या इतने शिकार करने के बाद भी इतने कम स्टार, दक्ष निशिका को हैरानी से देखते हुए पूछता है। ये किस्मत पर डिपेंड करता है कि किसके अंदर से कितने स्टार मिलेंगे। आज तक सबसे ज्यादा स्टार जिसको मिले हैं वो 3 थे और अब तक उससे ज्यादा किसी को नहीं मिले हैं। वो 3 स्टार भी एक लेवल 5 के डेविल बीस्ट से मिले थे जिसको उसने 1 साल तक अपने पास रखा था। निशिका उनको मुस्कुराकर बताती है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कुछ स्टार के लिए सालों तक इंतजार करूं। दक्ष मन ही मन सोचता है, अगर हम सीधा किसी बीस्ट का शिकार करते हैं तब में स्टार नहीं मिलेंगे क्या? दक्ष पूछता है। मिलेंगे, लेकिन इतने नहीं जितने हमें उनको पकड़कर मिलते हैं, निशिका बताती है। वैसे इतने बीस्ट आते कहां से हैं? अगर ऐसे ही सभी के सभी बीस्ट का शिकार करते रहते हैं तब बीस्ट खत्म क्यों नहीं होते? दक्ष निशिका से पूछता है। नहीं, ये खत्म नहीं होंगे क्योंकि इस पूरे देव ग्रह पर इंसान केवल 1 लाख के आसपास ही होंगे, लेकिन बीस्ट की संख्या करोड़ है। ऐसे में बीस्ट खत्म कैसे हो सकते हैं? और हाँ, एक बात और बता दो, जब हम किसी शिकार पर जाते हैं तब हम ज्यादा शिकार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितना शिकार करेंगे उतने ही कम स्टार मिलेंगे। इसलिए कोई भी इतना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, वो हर टाइम शिकार करता नहीं रह सकता है, निशिका उनको बताती है। वैसे गुरुदेव के पास कितने स्टार होंगे? दक्ष निशिका से पूछता है। मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन वो यहीं पर बहुत पहले से हैं और सारे देवग्रह के सभी आश्रम में वो सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते हैं, इसलिए उनके पास 500 से तो ज्यादा ही सुपरस्टार मौजूद होंगे। दक्ष अंदाजा भी नहीं लग पा रहा था कि गुरुदेव ने कितने शिकार किए होंगे जब जाकर उन्हें इतने सुपरस्टार मिले होंगे। फिर दक्ष अभी के लिए इन सुपरस्टारों को अपने दिमाग से निकाल लेता है और अपने आगे के सफर में जाने का फैसला करता है। फिर दक्ष अपने ड्रैगन और डेविल चाइल्ड को देखा है जिन्होंने अब तक वहां के सभी बिच्छुओं को खा लिया था। अब ड्रैगन देखने में 30 फुट का नजर आ रहा था, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। अपने पंखों को खोलने के बाद वो 40 फीट तक बड़ा और नजर आता था। लेकिन दक्ष के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि डेविल चाइल्ड ने इतना सब खा लिया था, लेकिन वो जरा भी बड़ा नहीं हुआ था। वो उतना का उतना नजर आ रहा था जितना वो पहले था। वो अभी भी धीरे धीरे उन कुछ बचे हुए बिच्छुओं को खा रहा था। ये बड़ा क्यों नहीं हुआ? थोड़ा तो बड़ा हो जाता। इतना सब किसने खाया है? और कुछ तो फाइनल लेवल का भी खाया ही है, फिर भी ये जरा भी बड़ा नहीं हुआ, दक्ष सोचता है। लेकिन फिर दक्ष कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए उन दोनों के खाने के बाद दक्ष डेविल चाइल्ड को अपने सिस्टम में वापस भेज देता है। दक्ष ड्रैगन के ऊपर बैठकर आगे का सफर करना चाहता था, लेकिन ड्रैगन वो सारा खाना खाते ही वापस से छोटा होकर दक्ष के कंधों पर जाकर बैठ जाता है और वहीं पर फिर से सो जाता है। तू खाते खाते थक गया जो फिर से सो रहा है, कुछ दूर तो ले चल, हमें दक्ष अपनी ड्रैगन से कहता है। लेकिन ड्रैगन उसकी किसी भी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करता। दक्ष फिर उससे कुछ नहीं कहता और निशा और निशिका की तरफ जाने लगता है, जो एक दूसरे से बातें कर रही थी। अब उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो दोनों कभी एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती होगी। दक्ष इसी बात से खुश था और फिर वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है, तो गर्ल्स चले आगे के सफर पर। दक्ष की बात सुनकर वो दोनों हां में सर हिलाती है और फिर दक्ष के पास आकर खड़ी हो जाती है। दक्ष को थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि 2 लड़कियां उसके ऐसे आगे पीछे घूम रही हैं, लेकिन दक्ष कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपने आगे के सफर पर चलना शुरू कर देता है। किस्मत से उन्हें बाकी के सफर में और कोई भी बीस्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो तीनों उसे रेगिस्तान के बीचों बीच आने में कामयाब हो जाते हैं। वो तीनों रेत के टीले के पीछे छुपे हुए थे और वहीं से देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने एक काले रंग का पत्थर पड़ा हुआ था, जिसको देखकर दक्ष समझ जाता है
कि जरूर वो पहले चाबी उसके नीचे ही होगी। बीच रेगिस्तान में इतना बड़ा पत्थर, निशिका कहती है। मैं यहीं इसी पत्थर के लिए आया हूं, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा तो यहीं पर कुछ नजर नहीं आ रहा। यहीं आसपास कोई तो बीस्ट होना ही चाहिए। दक्ष मन ही मन सोचता है, लेकिन वो उन दोनों से कहता नहीं है। अजीब तो बात है कि इस रेगिस्तान के बीच में ये कितना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। हमें इसके पास जाकर देखना चाहिए। एक काम करते हैं, तुम दोनों यहीं पर रुको। मैं उसे पत्थर के पास जाता हूं और देखता हूं कि वहां कोई खतरा तो नहीं है। अगर कोई खतरा हुआ तो मैं वापस तुम तक आ जाऊंगा, दक्ष उन दोनों से कहता है। लेकिन तुम्हें उसे पत्थर के पास जाने की जरूरत ही क्या है? वो बस एक मामूली सा पत्थर ही तो है, निशा अपनी आवाज में गंभीरता के साथ दक्ष से कहती है। बस एक बार मुझे उसे पत्थर के पास जाकर देखना है कि वहां पर क्या हो सकता है, फिर हम पक्का यहीं से चलेंगे, दक्ष उन दोनों से कहता है। दक्ष को पता था कि उसे पत्थर के नीचे ही उसे पहले चाबी मिलेगी, क्योंकि उसे रोबोट ने जितना बताया था अब तक उतना तो सच हुआ ही है। इसलिए दक्ष से और इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्दी से जल्दी उसे पत्थर के नीचे से पहले चाबी निकालने की सोच रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा याद आता है जिसको याद करते ही दक्ष के अंदर एक हल्का सा डर उठने लगता है। उसे रोबोट ने कहा था कि हर चाबी के लिए तुम्हें खतरों से खेलना होगा, लेकिन अभी तक दक्ष जिन भी खतरों से मिला था वो तो इस काले रेगिस्तान के खतरे थे, और वो रोबोट तो इस पत्थर के पास कोई खतरा बता रहा था। लेकिन कुछ देर देखने के बाद भी दक्ष को वहां पर कोई भी खतरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन दक्ष फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्या पता कब कहां से कोई खतरा आ जाए और उसके साथ उन दोनों लड़कियों की जान को खतरा हो जाए। दक्ष एक पल के लिए तो अपनी जान खतरे में डाल सकता था, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी वो खतरे में नहीं देख सकता था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। जब काफी देर तक वहां पर कोई भी नहीं आता तो दक्ष उस पत्थर के पास जाने का फैसला करता है ताकि वो देख सके कि वहां पर क्या है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बीस्ट होगा, अगर होता तो अब तक बाहर आ गया होता, दक्ष इन दोनों से कहता है। तो अब क्या करना है, हमें निशा कहती है। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं वहां पर जाता हूं, दक्ष उन दोनों से कहता है और खड़ा होकर उस पत्थर के पास जाने लगता है। निशा और निशिका दक्ष को उस पत्थर के पास जाता हुआ देखते रहते हैं। दक्ष जब उस पत्थर के पास जाता है तब उस पता चलता है कि वो पत्थर उस भी बड़ा है, लेकिन उस पत्थर के आसपास सच में कोई भी बीस्ट मौजूद नहीं है। दक्ष जल्दी से जल्दी पहली चाबी को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो उस पत्थर को हटाने लगता है। जैसे ही दक्ष उस पत्थर को धक्का देता है तभी वो चौंक कर पीछे गिर जाता है। वो पत्थर कांपना शुरू कर देता है, मानो उसके अंदर जान आने लगी हो गई हो। उस पत्थर के अंदर कुछ दरार आने लगती है। क्या ये पत्थर टूट रहा हो? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, दक्ष सोचता है। उस पत्थर के कुछ हिस्से अलग होने लगते हैं। वो क्या हो रहा है, निशा पूछती है। मुझे नहीं पता, मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी है, निशिका बोलती है। लेकिन दक्ष को समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है, इसलिए दक्ष के अंदर हल्का सा डर आने लगा था। ये कोई पत्थर नहीं, ये एक बीस्ट है, दक्ष जोर से बोलता है। ये सुनने के बाद निशिका और निशा हैरान हो जाती हैं। उस पत्थर के पैर और हाथ अलग हो जाते हैं और उसके सर भी देखने लगता है, और उसके दांत किसी मशीन के जैसे थे जो किसी भी चीज को तोड़ सकते थे। फिर वो पत्थर जैसे बीस्ट खड़ा होने लगता है। दक्ष फैसला करता है कि उस बीस्ट के खड़े होते ही वो नीचे से चाबी उठा लगा, लेकिन जब बीस्ट खड़ा होता है तो दक्ष हैरान हो जाता है क्योंकि वो नीचे कोई चाबी नहीं थी। दक्ष निराश हो ही रहा था, तभी उसकी नजर उस पत्थर जैसे बीस्ट के सीने पर पड़ती है, जिसके सीने के अंदर चाबी का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। इसका मतलब मुझे इस चाबी को लेने के लिए इस बीस्ट को मारना होगा, लेकिन इसको मारूं कैसे? ये तो पूरा पत्थर का बना हुआ है, दक्ष उसको देखते हुए सोचता है। मुझे कैसे भी वो चाबी निकालनी होगी, दक्ष सोचता है और अपनी तलवार उठा लेता है ताकि उस पत्थर को तोड़ सके। जैसे ही दक्ष अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बीस्ट पर वार करता है तो एक झटका उसके तलवार से होते हुए उसके हाथों में आता है, जिसकी वजह से दक्ष से उसकी तलवार छूट जाती है और वो अपने दोनों हाथों को आपस में मसलने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब कोई डंडा लेकर किसी बड़े पर अपनी ताकत से मारता है, तब जो छोटे डंडे में सनसनी होती है, अब भी दक्ष के साथ भी वही हो रहा था।
फिर दक्ष उस बीस्ट को देखता है जहां पर उसने पहले वार किया था, वहां पर छोटा सा निशान ही आया था। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बीस्ट पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक ही बार से दक्ष पूरी तरह से हिल गया था। फिर दक्ष वापस से तलवार उठना है, लेकिन इस बार वो उस पर कोई भी हमला नहीं करता। दक्ष उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय के साथ साथ वो बीस्ट पूरी तरह से एक पत्थर से एक बीस्ट के आकार में बदल गया था। वो पत्थर जैसा बीस्ट अपना मुक्का बनता है और दक्ष के ऊपर मारता है। समय रहते आगे वहां से हट जाता है और वो मुक्का रेत के ऊपर लगता है। फिर वो बीस्ट लगातार दक्ष पर हमला करता जाता है और दक्ष बिना उस पर एक भी वार किया उसके हमले से बचने की कोशिश करता रहता है। ये दक्ष कर क्या रहा है? उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा? निशा दक्ष को देखते हुए कहती है। पता नहीं, लेकिन उसने जरूर कुछ तो सोचा ही होगा, निशिका बोलती है। हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए, निशा कहती है। अभी नहीं, जब उस लगेगा कि हम उसकी मदद के लिए जा सकते हैं, तब मैं खुद हमें बुला लेगा, नहीं तो वो और ज्यादा मुसीबत में फंस सकता है, निशिका बोलती है और दक्ष को देखने लगती है। तभी एक मुक्का दक्ष को लग जाता है, जिसकी वजह से दक्ष दूर जाकर देता है। वो मुक्का लगने की वजह से दक्ष के मुंह से खून आना शुरू हो गया था। दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दक्ष अपने मुंह से निकल रहे खून को पहुंचता है और अपनी तलवार उठाकर उस बीस्ट पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन एक बार फिर वैसा ही होता है जैसा उसके साथ पहले हमले पर हुआ था। उसके अंदर वही सनसनी फैल जाती है जो पहले आई थी और ये के अंदर दर्द उठना शुरू हो जाता है। ऐसे तो मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, दक्ष उसके हमले से बचते हुए सोचता है। दक्ष, चलो यहां से चलते हैं, ये अपने इतने बड़े शरीर के साथ भाग नहीं पाएगा, निशिका दक्ष से कहती है। दक्ष की बात सुन लेता है, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि जिस चीज के लिए दक्ष इतनी दूर आया था वो उसकी आंखों के सामने थी और वो उस छोड़कर दो किसी भी कीमत पर नहीं जाने वाला था। आज तो या बहुत चाबी मिलेगी या दक्ष मिलेगा, लेकिन दक्ष अपने आप और चाबी में से चाबी को चुनता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो करने वाला हूं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों यहां से चली जाना, दक्ष निशा और निशिका से कहता है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? निशिका पूछती है, लेकिन दक्ष कुछ नहीं बोलना। वो बस उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। दक्ष इस लड़ाई के बीच में अपनी पहले हाइपर जीन 8 ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करने की सोच रहा था। पिछली बार जो हुआ था उसके बाद से अब तक दक्ष ने उसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब उस चीज की जरूरत थी। वो शरीर को सुन कर देती है, जिससे दिमाग शांत हो जाता है और दिल तेज धड़कने लगता है। इसके साथ शरीर में दर्द भी काम हो जाता है। फिर दक्ष तुरंत ही अपनी जीन 8 को एक्टिव कर देता है और देखते ही देखते दक्ष के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा उठने लगती है। दक्ष को ऐसा महसूस होता है कि उसका खून काला हो रहा है, लेकिन उसी के साथ दक्ष को अपने अंदर ठंड का एहसास होने लगता है। जो दक्ष को हल्का सा डर महसूस हो रहा था वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर दक्ष अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और एक डरावनी स्माइल उस बीस्ट को देने लगता है। ये क्या हो रहा है दक्ष को? निशा पूछता है, लेकिन निशिका उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वो बस दक्ष को हैरानी से देखती रहती है। दक्ष जानता था कि वो ज्यादा देर तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए उस जितनी जल्दी हो सके उस बीस्ट को हराना होगा। यही सोचकर दक्ष उस बीस्ट की ओर जाने लगता है और उस पर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं होता। वो बीस्ट दक्ष वार करता रहता है, लेकिन दक्ष को उसके किसी भी वार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आराम से उसके हर एक हमले से बचता जा रहा था और उस पर एक जगह पर वार करता जा रहा था। उस जगह पर दरार यानी शुरू हो जाती है। ये देखकर दक्ष और भी ज्यादा खुश नजर आने लगता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां पर वार करता रहता है। कई बार वहां पर लगातार हमारे होने की वजह से वो हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा था। 20 मिनट के अंदर अंदर की उस पत्थर जैसे दिखने वाले बीस्ट के 2 टुकड़े हो गए थे और ऐसा होते ही वो हिला बंद कर देता है। फिर दक्ष उसके सीने के पास जाता है और वो चाबी पकड़कर उसके सीने से निकाल देता है। ऐसा करते ही वो बीस्ट टुकड़ों में बिखर जाता है। दक्ष जब उस चाबी को देखा है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो इस बीच ये भी भूल जाता है
कि वो क्या कर रहा है, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। दक्ष समझ जाता है कि ये ब्लैक ब्लड के कारण हो रहा है, इसलिए दक्ष तुरंत ही उस बंद कर देता है ताकि वो उसके शरीर की ओर ऊर्जा ना ले। बंद करने के बाद भी दक्ष अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन दक्ष इस बात से खुश था कि वो बीस्ट मारा गया और उसको पहले चाबी भी मिल गई। दक्ष जब उस चाबी को देखा है तो वो एक सुनहरे रंग की बड़ी चाबी थी जो देखने में थोड़ी अजीब सी नजर आ रही थी, लेकिन उस चाबी पर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था जो ये बताएं कि अगली चाबी कहां पर होगी। इसका मतलब उस रोबोट ने मुझसे झूठ बोला। मुझे सिर्फ एक चाबी मिली, लेकिन दूसरी चाबी का यहां पर कोई पता नहीं है, दक्ष सोचता है और वहीं पर बैठ जाता है। इतने में निशा और निशाका अभी दक्ष के पास आ जाते हैं। दक्ष काफी थका हुआ नजर आ रहा था। जब वो दक्ष के हाथ में एक चाबी देखते हैं तब निशिका पूछता है, ये किस चीज की चाबी है? जिसकी भी है, अब ये किसी काम की नहीं, दक्ष कहता है। क्या मतलब है तुम्हारा? निशा पूछता है। दक्ष कुछ बोल। पता इतने में उस एक आवाज आती है जो उन पत्थर के टुकड़ों के अंदर से आ रही थी। जब दक्ष उन पत्थरों को हटाकर देखा है तब वहां पर एक छोटा सा टैबलेट मौजूद होता है। दक्ष उसको उठना है। उठते ही उसमें से एक रोबोट दिखने लगता है। बधाई हो, आपने पहले चाबी हासिल कर ली है, वो रोबोट कहता है। दक्ष उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। निशा और निशिका भी दक्ष के पास खड़े होकर उस रोबोट को ही देख रहे थे। आपको दूसरी चाबी के लिए स्कल आइलैंड जाना होगा, वहीं पर आपको दूसरी चाबी मिलेगी। उस रोबोट के इतना कहते ही वो स्क्रीन टूटकर बिखर जाती है। दक्ष को नहीं पता था कि स्कल आइलैंड कहां पर है, इसलिए वो निशिका से पूछता है कि वो इसके बारे में कुछ जानती है या नहीं। मैं जानती हूं, लेकिन वहां पर जाना ठीक नहीं है। वो मौत का आयरलैंड है। आज तक वहां से कोई भी वापस नहीं आया है, निशिका कहती है। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, तुम कुछ तो बताओ उसके बारे में, दक्ष निशिका से फिर से पूछता है। मुझे उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वहां पर हर तरफ खोपड़ी ही खोपड़ी पड़ी हुई है और वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट पाए जाते हैं। हालांकि वो द्वीप इतना बड़ा नहीं है, फिर भी वहां पर जाना किसी सुसाइड से काम नहीं है, निशिका दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है। फिर दक्ष उसके अंदर से क्रिस्टल ढूंढने लगता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस पत्थर वाले बीस्ट के अंदर कोई भी क्रिस्टल मौजूद नहीं था। जब दक्ष काफी देर तक उन पत्थरों को हटता ही रहता है, फिर निशिका पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? मैं इसका क्रिस्टल ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा, दक्ष कहता है। कुछ बीस्ट ऐसे होते हैं जो मरने के साथ ही अपने क्रिस्टल को खत्म कर देते हैं। शायद इसने भी वही किया होगा, निशिका बताती है। फिर दक्ष उसके अंदर ढूंढना बंद कर देता और अपने डेविल चाइल्ड और ड्रैगन को दिखाने के लिए देता है, लेकिन वो दोनों भी उस नहीं खाते। अब का भी दो इतने नखरे क्यों कर रहे हो? ऐसे बीस्ट हर रोज नहीं मिलते हैं, दक्ष उन दोनों से कहता है। ये पत्थर थोड़ी खाएंगे। हालांकि ये एक बीस्ट था, लेकिन बना तो पत्थर का ही हुआ था, और करने के बाद भी अब बस यहां पर पत्थर के टुकड़े ही बचे हैं, इसलिए ये नहीं खाने वाले, हमें यहां से चलना चाहिए, निशिका कहती हैं। ठीक है, दक्ष कहता है और अपने डेविल चाइल्ड को अपने सिस्टम में वापस भेज देता है। अब तक ड्रैगन ने काफी ज्यादा एनर्जी ले रही थी। मुझे लगता है कि अब शायद मेरा ड्रैगन हमें आश्रम तक ले जाएगा, लेकिन मैं तुम दोनों से ये कह दूं कि इस सफर में हमने जो भी बीस्ट मारे हैं या जो कुछ भी हुआ है, तुम दोनों उसके बारे में किसी को नहीं बोलोगी, दक्ष उन दोनों से कहता है। उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी को इस बारे में पता चले या ना चले, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। तो तुम दोनों तैयार हो चलने के लिए, दक्ष कहता है और अपने ड्रैगन को अपने हाथ में पकड़ देता है। दक्ष उसको नीचे छोड़ते ही वाला था, इतने में वहां पर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी नजर आ रही है, निशा कहती है। ये आवाज तो उस पेड़ की है, निशिका जल्दी से बोलता है। दक्ष अपने ड्रैगन को जल्दी से बड़ा होने का बोलने ही वाला था, इतने में उनको अपनी तरफ आती हुई एक रोशनी नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा तेजी से उनकी तरफ ही आ रही थी। उनके कुछ भी करने से पहले वो रोशनी उनके पास आ गई थी। जब दक्ष उस देखा है तो हैरान रह जाता है। रोशनी के अंदर वो पेड़ ही था, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर नजर आ रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुमसे कहा था कि तुमको मेरा काम करना होगा,
तुमने वो करने से मना किया और मेरी बात पूरी सुने बिना ही वहां से भाग गए। अब तुम तीनों को उसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि मैं इन दोनों लड़कियों को पकड़ लूंगा और तुम सारी जिंदगी मेरा ही काम करोगे, बिना किसी आजादी की उम्मीद की। वो पेड़ उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है। उस पेड़ की बात सुनकर उन दोनों लड़कियों के अंदर एक अजीब सा डर उठने लगता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। हम कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है जो तुम्हारी हर बात मानेंगे, दक्ष उस पेड़ से कहता है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम सब मरोगे, वो पेड़ बोलता है और निशा और निशिका को पकड़ने के लिए अपनी टहनियां आगे करता है। वो टहनियां किसी बेल के जैसे उन दोनों को पकड़ने के लिए जाने लगती है। बचाओ, उससे दक्ष चलते हुए कहता है। निशिका काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से हट जाती है, लेकिन निशा इतनी तेज नहीं थी, वो पेड़ उसको पकड़ देता है। निशा को बैलों में उलझा हुआ देख दक्ष जल्दी से अपनी तलवार उठना है और उन बैलों को काटने के लिए जाने लगता है। कुछ ही वार में दक्ष उन बैलों को काट देता है और निशा आजाद हो जाती है। तुम दोनों पीछे हट जाओ, नहीं तो ये फिर से तुम्हें पकड़ सकता है, दक्ष उनसे कहता है और उनको पीछे भेज देता है। दक्ष जानता था कि इस बार बिना उसे पेड़ को खत्म किया वो सब वहां से नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैं वहां से भागने का फैसला छोड़ देता है और उसे पेड़ को खत्म करने का इरादा अपने मन में बना लेता। हालांकि कुछ देर पहले ही दक्ष ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उसके अंदर उसने ब्लैक ब्लड का भी इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पहले ही थक चुका था, लेकिन वो इस लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहता था। दक्ष उस पेड़ पर एक वार करता है, जिसकी वजह से उसे पर एक कट आ जाता है, जो कुछ ही पलों में ठीक भी हो जाता है। दक्ष जल्दी जल्दी उसे पर कई हमले करता है, लेकिन उसी के साथ वो पेड़ ठीक हो जाता है। दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे पेड़ को कैसे हराए, क्योंकि वो पेड़ बहुत ज्यादा जल्दी अपने आप को ठीक कर पा रहा था। फिर वो पेड़ अपनी डाली दक्ष पर मरता है, जिसकी वजह से दक्ष कुछ कदम पीछे जा गिरता है। इसको हारने का कोई तो आइडिया सोचा होगा नहीं, तो मैं इस पेड़ को नहीं हरा पाऊंगा, दक्ष सोचता है और साथ ही साथ उसके हमले से बचत भी है। फिर वो पेड़ दक्ष को घेर कर उसे पर हमले करने शुरू कर देता है। दक्ष कुछ हमले से तो बच जाता है, लेकिन उसके बाद वो उनसे घायल होना शुरू हो जाता है। दक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो कर क्या, उसके हर हमले उससे पेड़ पर बेकार नजर आ रही थी। दक्ष के पास इतनी मजबूत तलवार थी, लेकिन फिर भी वो उसे पर किसी तरह का भी नुकसान नहीं कर पा रही थी। मैं अंदाजा लगा सकता हूं, ये जरूर ही अपने आप को मजबूत बना चुका है, दक्ष सोचता है। फिर एक हमला दक्ष के तरफ आता है, जिसको रोकते हुए दक्ष अपनी तलवार बीच में ले आता है, लेकिन दक्ष के हाथ से वो तलवार छूट कर गिर जाती है। वो कोई सोल नहीं थी, इसलिए दक्ष उसको अपने पास नहीं बुला सकता था। दक्ष इसी बात की उम्मीद कर रहा था कि वो कुछ कर पाए। ये सोचकर दक्ष एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले डेविल खंजर को निकाल लेता है और अपनी तरफ आ रहे एक मोटी डाली पर मार देता है। उसके बाद जो दक्ष के सामने आया था, उसे अर्जुन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो पेड़ उसे जगह से ठीक नहीं हो पा रहा था जहां पर वो खंजर लगा था। एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले खंजर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये उसके हमले को देखकर सोचता है। फिर दक्ष कुछ और डेविल खंजर निकालकर उसके तानों पर मरता है, लेकिन उसका तनाव काफी मोटा था, इसलिए दक्ष के खंजर उसे पर ज्यादा असर नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन खंजर की वजह से वो ठीक तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो घाव इतने भी बड़े नहीं थे कि वो पेड़ वहीं पर मर जाए। मुझे ये खंजर और अंदर तक करने होंगे, दक्ष सोचता है और अपनी तलवार को वापस उठा लेता है। फिर दक्ष अपनी तलवार से उसे पर वार करता है, जिसकी वजह से उसे पर एक कट आ जाता है। फिर दक्ष तुरंत ही उसे कट को ठीक होने से पहले अपने खंजर को उसके अंदर मार देता है और खंजर के जहर की वजह से वो घाव ठीक होना बंद हो जाता है। लगभग 10 मिनट के अंदर ही दक्ष अपने पोटियावर खंजारों को उस पेड़ के अंदर करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी वो पेड़ काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा था। हालांकि दक्ष के पास अभी भी एक फाइनल लेवल का खंजर बाकी था। दक्ष को यह पक्का नहीं था कि वो खंजर मारने पर वो पेड़ मारेगा या नहीं। जैसी उसे पेड़ की स्पीड थी, उसे हिसाब से वो उसे खंजर के लगते ही यहां से भाग जाएगा और दक्ष के ये सारे हथियार बेकार हो जाएंगे। फिर दक्ष कुछ सोचता है और जल्दी से निशा और निशिका के पास चला जाता है। तुम दोनों जल्दी अपनी एक बार इस्तेमाल होने वाले सभी खंजर मुझे दो।
उन खंजारों की वजह से ये ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं उन्हें उसी से मार सकता हूं। मैंने अपने सारे खंजर उसे पर लगा दिए हैं। अब तुम दोनों मुझे वो दो ताकि मैं इसको खत्म कर पाऊं, नहीं तो हम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। दक्ष उन दोनों से कहता है और अपने दोनों हाथ उनकी तरफ कर देता है। निशा और निशिका को दक्ष पर भरोसा था, इसलिए वो बिना एक पल भी सोच वो अपने सारे खंजर दक्ष को दे देते हैं। खंजर लेते ही दक्ष तुरंत ही उसे पेड़ के पास वापस चला जाता है और एक एक कर खंजर मारने लगता है। पहले दक्ष अपनी तलवार से उसे पर एक घाव करता है और फिर एक खंजर मार देता है। कुछ ही देर में दक्ष वो सारे खंजर उसे पेड़ के अंदर करने में कामयाब हो जाता है। इतने खंजर लगने के बाद वो पेड़ काफी कमजोर हो गया था और उन खंजारों के जहर की वजह से वो पेड़ सूखने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ जल्दी ही सूख कर मर जाएगा। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगा, वो पेड़ कहता है और फिर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। दक्ष उसको अब नहीं भागने देना चाहता था, इसलिए वो उसे पेड़ के सामने जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे पेड़ पर तलवार से वार करता है, जिसे एक बहुत बड़ा घाव उसे पेड़ के अंदर आ जाता है। इससे पहले वो पेड़ उसे ठीक कर बता दक्ष अपने फाइनल लेवल के खंजर को उसके अंदर मार देता है। ये दक्ष के पास आखिरी खंजर था। अगर इसमें भी कुछ नहीं हुआ तब दक्ष कुछ नहीं कर सकता था। फिर फाइनल लेवल के खंजर के लगते ही उसे पेड़ पर एक बहुत बड़ा घाव हो जाता है और उसका इतना पूरी तरह से सूख जाता है, लेकिन वो पेड़ अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था, इसलिए वो वापस से ठीक होना शुरू हो जाता है। अभी भी ये मर क्यों नहीं रहा, दक्ष सोचता है। दक्ष ये एक पेड़ है जो नीचे से अपनी ऊर्जा ले रहा है, इसलिए इसकी जड़ों को काटो, निशिका चिल्लाते हुए कहती है। जब दक्ष उसकी जड़ों को काटने की कोशिश करता है तब वो पेड़ और गहरा अंदर चला जाता है और दक्ष के सभी वार मिट्टी पर ही लग रहे थे। ऐसे दो ये पेड़ नहीं मारेगा, मुझे कुछ बड़ा करने की जरूरत है, दक्ष सोचता है और अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल के साथ अपने ड्रैगन को नीचे उतार देता है ताकि वो बड़ा हो सके। देखते ही देखते वो ड्रैगन अपने पूरे साइज में आ जाता है, जो देखने में उसे पेड़ से भी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। इस पेड़ को पकड़ो और इसको जड़ समेत बाहर निकाल दो, दक्ष अपने ड्रैगन से कहता है। दक्ष की बात मानते हुए उसका ड्रैगन पेड़ को पकड़ता है और उसको खींचकर बाहर निकाल देता है और कुछ ही पल में वो पेड़ जड़ के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वो पेड़ सूखना शुरू कर देता है। दक्ष इस बात का पूरा फायदा उठाता है और उस पर अपने हमले करता ही रहता है ताकि उसे किसी भी तरह का मौका न मिले जिससे वो ठीक हो सके। सैकड़ों बार बार करने पर उसे पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो पेड़ वहीं पर मर जाता है। उसी के साथ दक्ष जब इस बार उसे वार करता है, वो वार ठीक नहीं होते। दक्ष उसको चीर कर उसके क्रिस्टल को निकालने की सोचता है और अपनी तलवार से उसे काटने लगता है। कुछ ही देर में दक्ष उसे काटने में कामयाब हो जाता है। उसको काटने के बाद दक्ष के सामने 2 चीज आ जाती है, जिसको देखकर दक्ष हैरान हो जाता है। पहली चीज एक हरे रंग का क्रिस्टल था जो एक फुटबॉल के जैसा नजर आ रहा था, और दूसरा एक खोपड़ी थी जो वही थी जो वो से पहले दी थी। दक्ष उन दोनों को उठना है और उस पेड़ से दूर ले आता है। दक्ष उस खोपड़ी को नीचे रखना है और उस देखने लगता है। दक्ष कुछ देख पाता उसे पहले ही दक्ष का ड्रैगन उस खोपड़ी को अपने मुंह में लेकर निकल जाता है। दक्ष एक बार अपनी ड्रैगन को देखा है और फिर अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल को देखने लगता है। उसे पेड़ के मरते ही निशा और निशिका भी उसके पास आने लगती हैं। दक्ष देखा है कि उसका ड्रैगन चमक रहा है और इस चमन के साथ वो अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाना लगता है और हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ड्रैगन एक बार दक्ष को देखा है और अपने मुंह से आवाज निकालता है। हालांकि वो दक्ष को समझ में तो नहीं आती, लेकिन दक्ष को थोड़ा अजीब जरूर लगता है। दक्ष कुछ कर पाता उससे पहले ही दक्ष का ड्रैगन ऊपर उड़ता हुआ आसमान में चला जाता है। दक्ष उसकी आवाज देता है, लेकिन ड्रैगन आसमान से ही उसको देखा है, लेकिन दक्ष की तरफ वापस नहीं आता। वो वहां से चला जाता है। अपने दोस्त को ऐसे जाता हुआ देख दक्ष की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था और पूरे समय वो उसके साथ ही रहता था, उसके साथ ही खेलता था। लेकिन अब वो वहां से जा रहा है। ये तुम्हारा ड्रैगन कहाँ जा रहा है? निशिका पूछता है।
अपनी मंजिल खुद तय करने दक्ष नम आंखों के साथ निशिका से कहता है, ये तुम्हारी सोल है ना, तो इसको अपने सोल में वापस बुला लो। निशिका कहती है, नहीं, उसे जाने दो, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां से जाना उसका इरादा था, इसलिए मैं उसको नहीं रोक सकता। दक्ष कहता है और उसे क्रिस्टल को, जो उसके हाथ में था, उसे अपने बैग में रख लेता है। अभी दक्ष का बिल्कुल भी मन नहीं था उसे क्रिस्टल को देखने का, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे छोड़कर चला गया था। निशा और निशिका जानती थी कि आप दक्ष को कितना बुरा महसूस हो रहा होगा, इसलिए वो उसे अच्छा महसूस करने के लिए दक्ष को गले लगा लेती है। कुछ देर गले लगने के बाद दक्ष उन दोनों से दूर होता है और उनसे कहता है, चलो यहां पर, अब रुकना ठीक नहीं है, ये जगह काफी खतरनाक है। दक्ष जानता था कि अब जब उनका ड्रैगन उनके पास नहीं है, तब वापस जाना इतना आसान नहीं होने वाला। यही सोचकर दक्ष वापस से देव आश्रम की तरफ जाने लगता है। निशा और निशिका भी उसके साथ चलने लगती हैं। जहां दक्ष ये सब कर रहा था, वही एक ग्रह पर एक लड़का किसी से लड़ रहा था। वो लड़का और कोई नहीं, वीर था, जो हाफ ब्लड से लड़ रहा था। लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था, क्योंकि वो हर रोज गोलियों को खाता था जो काल उसको देता था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मजबूत बन रहा था। वैसे काल मुझको एक बार में ही सारी गोलियां दे सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा करने पर उसके गलत असर निकाल सकते थे, इसलिए काल उसे धीरे धीरे ही गोलियां देता है, जिसे वो अपने आप को मजबूत बना सके। वीर अपनी शक्तियों में बहुत ज्यादा अच्छा होता जा रहा था, और इसी के साथ वो तलवार चलाने और बाकी के स्किल में भी माहिर होता जा रहा था, जिसकी वजह से वो हाफ ब्लड के सामने लंबे समय तक टिक पा रहा था। अब वीर बचाव में भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। वो हाफ ब्लड के सभी हमलों को रोक भी सकता था और उनसे बच भी सकता था। अपनी शक्तियों की वजह से वो हाफ ब्लड पर कई बार भारी भी पड़ जाता था। इतने में वो पर काल आ जाता है। काल के आते ही वहां पर जितने भी लोग थे, वो सभी के सभी अपनी गर्दन झुका लेते हैं। काल बिना कुछ बोले हाफ ब्लड और वीर की लड़ाई को देखता रहता है। कुछ देर करने के बाद जब उनकी लड़ाई खत्म होती है, तब काल उनके पास जाता है। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। ऐसे में वो वक्त दूर नहीं जब तुम सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। फिर तुम्हारे सामने कोई भी नहीं देख पाएगा, वो गुरुदेव भी नहीं, जिसकी वजह से तुम अब तक अपनी शक्तियों को नहीं सीख पा रहे थे। काल कहता है, अगर आप मेरा ऐसे ही साथ देंगे तो मैं जरूर ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। आपने मेरी जितनी मदद की है, उतनी किसी ने भी नहीं की है। आपकी वजह से मैं अब तक इतना कुछ सीख पाया हूं। वीर बोलता है, अभी तो तुम्हारा और सीखना बाकी है। मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ हाइपर जीन आर्ट लाकर दूंगा, उसका समय आ गया है। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जीन आर्ट ढूंढी है, जिनको तुम सीख कर और भी जल्दी अपने आप को मजबूत बना पाओगे। काल मुस्कुराते हुए कहता है, वो कहां पर है? मुझे देखनी है कि वो क्या क्या कर सकती है। वीर काल से कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ, काल कहता है और वीर को लेकर वहां से जाने लगता है। हाफ ब्लड भी उनके साथ जाता है। कुछ भी देर बाद बहुत दिनों एक बड़े हॉल के अंदर आ जाते हैं। वहां पर काल बैठने के बाद वीर के सामने कुछ हाइपर जीन आर्ट और उसके कुछ वीडियो उसके आगे रखता है, ताकि वो उनको देखकर जल्दी से जल्दी सीख सके। फिर वीर उनको देखने लगता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। काल ने जो वीर को जिन आर्ट दी थी, उनमें से एक का नाम मून स्टार था, जो इस्तेमाल करते वक्त शरीर को शांत और ठंडा करती थी। इससे थकान नहीं होती थी और इसको सीखने वाला लंबे समय तक काम कर सकता था। साथ ही इसका इस्तेमाल करने पर बर्फ जैसी ताकत भी आ जाती है। और दूसरी आर्ट का नाम ओवरोनेल था, जो पूरे शरीर पर असर करती थी। इसको सीखने पर हड्डियां और मांसपेशियां कई गुना मजबूत हो जाती थी और शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती थी। दक्ष इन दोनों हाइपर जीन आर्ट को लेता है। मैं इन दोनों को जल्दी से जल्दी सीख लूंगा, वीर कहता है। अच्छी बात है, इनको सीखने के बाद मैं तुम्हें कुछ और जीन आर्ट दूंगा, जो तुम इनके बाद सीख सकते हो, काल वीर से कहता है। ठीक है, वीर कहता है और वहां से चला जाता है। तुम इसके साथ जो और इसके सीखने में जल्दी से जल्दी मदद करो, काल हाफ ब्लड से कहता है। फिर हाफ ब्लड भी वीर के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी ओर दक्ष निशा और निशिका के साथ वापस देव आश्रम की ओर जा रहा था। दक्ष को अपने ड्रैगन की याद आ रही थी, जो हर टाइम उसके कंधे पर बैठा रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों
पर वो उसको छोड़कर चला गया था। रास्ते में उनका काफी बीस्ट मिले थे, जिनको उन तीनों ने मिलकर मार दिया था। देव आश्रम पहुंचने में उनका 4 दिन लग गए थे। 4 दिन के बाद वो उसे काले रेगिस्तान से बाहर निकल आए थे। इन दोनों दक्ष को जो भी बीस्ट मिले थे, दक्ष ने ही सफर में उनकी गोलियां खा ली थी, और उनकी गोलियों को खाने पर दक्ष के काफी पॉइंट्स बढ़ गए थे। जब दक्ष अपने सिस्टम को देखा है, तब उसके पॉइंट्स थे लेवल 1 पॉइंट्स, 100 आउट ऑफ 100 लेवल 2 पॉइंट्स, 100 आउट ऑफ 100 लेवल 3 पॉइंट्स, 100 आउट ऑफ 100 लेवल 4 पॉइंट्स, 67 आउट ऑफ 100 लेवल 5 पॉइंट्स, 49 आउट ऑफ 100 फाइनल लेवल पॉइंट्स, 37 आउट ऑफ 100। अभी तक दक्ष ने अपने एक फाइनल लेवल के क्रिस्टल को खोल नहीं था, वो बस उसके बैग में पड़ा हुआ था। फिर दक्ष ने कोई शिकार नहीं किया और सीधा देव आश्रम के अंदर चला गया। अंदर जाने से पहले दक्ष ने निशा और निशिका को एक बार फिर यह सब बताने से मना कर दिया था। दक्ष आराम करना चाहता था, उसका किसी से भी बात करने का कोई मन नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे चला जाता है। कमरे में जाने के बाद दक्ष की नजर अपने कमरे में रखे हुए छोटे से बेड पर पड़ती है, जो वो अपने ड्रैगन के लिए लेकर आया था। अब वो बेड खाली ही रहने वाला था। दक्ष को उसको देखकर अपने ड्रैगन की ओर याद आने लगी थी, इसीलिए दक्ष उसे बेड को उठाकर अलमारी में रख देता है और थोड़ी देर सो जाता है। कुछ देर सोने के बाद दक्ष उठना है और अपने कमरे से बाहर आ जाता है। दक्ष देखना चाहता था कि इतने समय में क्या कुछ हो गया है। जब दक्ष बाहर जा रहा था, तब उसके रास्ते में विक्की और राघव आ जाते हैं। कहाँ चला गया था तू? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। विक्की कहता है। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? दक्ष पूछता है। पिछली बार गुरुदेव ने तुम्हें बड़े शिकार पर जाने से मना कर दिया था ना, इसलिए हमने अब अपना शिकार करने की सोची है। हम छोटे शिकार पर जाएंगे, जहां पर तुम हमारे साथ चल सकोगे। राघव मुस्कुराते हुए कहता है। मेरा भी कहीं पर भी जाने का मन नहीं है, तुम लोग जो। दक्ष उनसे कहता है। तुम्हारा मन क्यों नहीं है? विक्की पूछता है। मैं अभी अभी ही बाहर से आया हूं और वापस इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहता। दक्ष कहता है। मैं जानता हूं कि तुम निशा और निशिका के साथ देव आश्रम के आसपास शिकार पर गए थे, लेकिन हम देव आश्रम से थोड़ा डर जाएंगे और वहां पर हमें काफी मजे भी आएंगे। विक्की मुस्कुराते हुए कहता है। अभी नहीं, हम बाद में जरूर चलेंगे, दक्ष कहता है। फिर दक्ष वहां से चला जाता है। दक्ष के जाने के बाद विक्की और राघव की नजर निशा पर पड़ती है और वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। ये दक्ष को क्या हुआ? ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? राघव निशा से पूछता है। दक्ष ने निशा को सफर में जो कुछ भी हुआ वो बताने से मना किया था, लेकिन सफर की कुछ बातें वो बता सकती थी, इसलिए निशा कहती है। हम जिस शिकार पर गए थे, उसे शिकार में दक्ष ने अपना ड्रैगन को दिया, इसलिए ये उदास है। क्या दक्ष ने अपना ड्रैगन को दिया? वो तो कितना प्यार और छोटा सा था। ऐसे क्या हुआ था उसके साथ? विक्की गंभीर आवाज में पूछता है। हम पर बीस्ट का हमला हुआ था उसे टाइम। दक्ष से उसका ड्रैगन अलग हो गया, निशा कहती है, और वहां से चली जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर वो उनके पास रुकी तो वो उनसे और बातें निकाल सकते हैं। अब हम किस बात करें? विक्की कहता है। हमें दक्ष के साथ रहना चाहिए, राघव कहता है, और वो दोनों उसके पास जाने लगते हैं। निशिका देव आश्रम में आने के कुछ दिनों के बाद ही अपने आप को इवॉल्व करने के लिए चली गई थी। इवॉल्व होने में उसे थोड़ा समय लगने वाला था, और इतने दिनों में दक्ष भी अपने दोस्तों के साथ रहकर अपने ड्रैगन को मिस नहीं करता था। फिर दक्ष फैसला करता है कि वो दूसरी चाबी की तलाश में जाएगा। वो जितनी हो सके उससे पहले जानकारी लगा, क्योंकि निशिका ने उसे सारी बातें नहीं बताई थीं। दक्ष अपने कमरे में जाने के बाद इंटरनेट पर स्कल आइलैंड के बारे में पता करने लगता है, और फिर उसे वहां के बारे में काफी कुछ पता भी चल जाता है। इंटरनेट पर लिखा हुआ था, अभी वो एक ऐसी जगह है जिसको मौत का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता है। अगर वहां पर किसी को जाना ही है तो एक बड़े और मजबूत ग्रुप में ही जाना होगा, तभी वहां से वापस आने के चांस है। अगर मुझे वहां पर जाना है तो मुझे एक टीम चाहिए जो मेरी इस सफर में मदद करे। अगर टीम साथ होगी तो ये सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पहेली चाबी के सफर में हम पर कई बीस्ट के ग्रुप ने हमला किया था और 3 लोग उसे बीस्ट की ग्रुप से निपटने के लिए काफी कमजोर नजर आ रहे थे। अगर मैं अपनी टीम बड़ी कर लूं, तब मुझे ऐसे ग्रुप से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी जो मुझ पर हमला करने आए
लेकिन मुझे टीम अच्छे से सिलेक्ट करनी होगी, मैं किसी गलत पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। फिर दक्ष अपनी लैपटॉप में टीम बनने लगता है। दक्ष पहले नंबर पर निशिका को रखता है क्योंकि उसे पता था कि वो उसका साथ जरूर देगी। दूसरे पर निशा को, तीसरी पर राघव को, चौथ पर विक्की को। अब मैं इनकर के अलावा और किसको ले सकता हूं? दक्ष सोचता है, मैं कुछ दिनों बाद जाऊंगा, तब तक मुझे अपनी टीम में कुछ और लोग ऐड करने होंगे, या मैं निशिका के आने के बाद उससे बात कर सकता हूं कि उसकी नजर में कोई मजबूत लोग है या नहीं जो इस सफर में हमारे साथ चल सके। दक्ष सोचता है। फिर दक्ष की नजर अपने बैग में पड़े हरे क्रिस्टल पर पड़ती है जो उसे पेड़ से मिला था। मैं इसको तो भूल ही गया, मुझे इसके अंदर भी देखना चाहिए कि मुझे कौन सी शोल मिलती है। फिर दक्ष उस क्रिस्टल को निकलता है और एक गहरी सांस लेकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। आपको एक फाइनल लेवल डेडली नाइट शेड के पौधे का क्रिस्टल मिला है। आपको इसकी शोल हासिल हुई है। दक्ष देखा है कि उसके अंदर 8 गोलियां मौजूद है। फिर दक्ष उनको खा लेता है। आपको एक फाइनल लेवल पॉइंट मिला है। आपको एक फाइनल लेवल पॉइंट मिला है। दक्ष की स्क्रीन पर ये 8 बार नोटिफिकेशन आता है, जिसको देखकर दक्ष काफी खुश होता है क्योंकि उसके फाइनल लेवल पॉइंट्स की गिनती 45 तक आ गई थी, जो काफी बड़ी बात थी। फिर दक्ष अपनी नहीं मिली शॉल को देखा है। आपकी शॉल का नाम डेडली नाइट, ये क्या है ना? तो ये कोई हथियार लग रहा है, ना ही कोई कवच। ये काम क्या आता है? दक्ष अपनी शॉल को देखते हुए कहता है। फिर दक्ष उसे शॉल को बाहर बुला लेता है। बाहर बुलाते ही दक्ष के शरीर पर एक अजीब सा टैटू आ जाता है जो आधे शेर और आधे बाज के जैसा नजर आ रहा था। दक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि यह शॉल करती क्या है। दक्ष अपना मुकाबला आता है और किसी चीज पर मार कर देखता है कि इससे उसकी ताकत बड़ी है या नहीं। लेकिन जब दक्ष किसी मुक्का मारता है तब वो निराश हो जाता है क्योंकि उसकी ताकत नहीं बढ़ी थी और वो शॉल किसी काम नहीं आ रही थी। ये एक फाइनल लेवल की शॉल है, इसलिए ये इतनी बेकार नहीं हो सकती। मुझे इसके बारे में जल्दी से जल्दी पता करना होगा। अगर ये अच्छी शॉल हुई तो मेरे अगले सफर में काफी काम आएगी, दक्ष सोचता है। फिर दक्ष खड़ा होकर अपने कमरे से बाहर जाने लगता है क्योंकि उसे पता चला था कि निशिका इवॉल्व हो गई है और अब वापस आ गई है। दक्ष उससे बात करना चाहता था और उसे एक टीम बनाने के लिए भी कहना चाहता था जिसमें उसकी पसंद के लोग हों। दक्ष ने सोचा था कि वो उसको पहले ही बता देगा कि वो कहां पर जा रहा है और इस मिशन को किसी को न बताया जाए, क्योंकि दक्ष को पता था अगर गुरुदेव को पता चल गया कि वो कहां जा रहा है तो जरूर ही गुरुदेव उसे रोकेंगे। लेकिन दक्ष ने ठान ली थी कि वो तीनों चाबियां को हासिल कर रहेगा। अरे दक्ष कहां जा रहे हो? दक्ष को एक लड़के की आवाज आती है। जब दक्ष उसकी तरफ देखा है तो मुस्कुराने देता है। वो लड़का कबीर था, निशा का भाई। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, दक्ष उसे कहता है। मुझे पता चला कि तुम निशिका और निशा के साथ एक मिशन पर गए थे। मेरी बहन ने बताया था कि तुमने उसकी रास्ते में काफी मदद की। उसके लिए धन्यवाद। वो छोटी है इसलिए कुछ भी कर जाती है, हर वक्त इसकी हिफाजत करनी पड़ती है, कबीर मुस्कुराते हुए कहता है। वो मेरा फर्ज था, वो मेरी दोस्त है, इसलिए उसकी मदद करना मेरा काम था और वही मैंने किया, दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है। वैसे उसने मुझे बिना बताए उसे मिशन पर जाने का फैसला लिया था। अगर वो मुझे बताती है तो मैं उसके साथ जरूर जाता और उसकी मदद करता, कबीर मुस्कुराते हुए कहता है। कबीर की बात सुनकर दक्ष के मन में एक और विचार आने लगता है कि वो कबीर को भी उसकी टीम ज्वाइन करवा सकता है। दक्ष जहां तक कबीर को जानता था, कबीर एक अच्छा इंसान था और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। हालांकि उसमें थोड़ा गुस्सा था, लेकिन उतना तो दक्ष झेल ही सकता है। अगर कबीर उसके साथ जाएगा तो उसे निशा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही उसकी हिफाजत कर लेगा। अच्छा कबीर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं, दक्ष कहता है और वहां से चला जाता है। दक्ष अभी किसी को भी अपनी टीम में नहीं ले सकता था। वो पहले इस बारे में निशिका से बात करना चाहता था और उसी के बाद वो अपनी एक स्पेशल टीम बनाने की सोच रहा था। कुछ दूर जाने के बाद दक्ष को निशिका नजर आ जाती है, लेकिन दक्ष उसके पास नहीं जाता क्योंकि वो गुरुदेव से बात कर रही थी। दक्ष गुरुदेव से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि गुरुदेव उससे कई सवाल पूछेंगे जो वो नहीं बताना चाहता है। इसलिए मैं इंतजार करता है कि कब गुरुदेव वहां से जाए
और वो निशिका के पास जाकर बात करें। कुछ टाइम के बाद गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। गुरुदेव के दूर जाते ही दक्ष निशिका के पास जाता है। तो कैसा महसूस कर रही हो? दक्ष निशिका से पूछता है। मैं ठीक हूं। इवॉल्व होने के बाद शरीर और भी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगता है, निशिका कहती है। ये तो अच्छी बात है। वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, दक्ष निशिका से कहता है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? निशिका पूछता है। यहां पर नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो इस सफर में हमारे साथ हुआ था और आगे के बारे में भी, लेकिन अकेले में, दक्ष कहता है। दक्ष ने फैसला किया था कि वो निशिका को 2 उन 3 चाबियां के बारे में बता देगा, लेकिन वो ये नहीं बताया कि वो दरवाजा कहां पर है। दक्ष को ये डर नहीं था कि निशिका उसे चाबियां छीन लेगी और अकेली ही उसे दरवाजे के पास चली जाएगी। दक्ष तो निशिका को इसलिए नहीं बता रहा था कि अगर उसे पता चला तो जरूर ये बात तब तक पहुंच सकती है, क्योंकि वो एक लीडर है, इसलिए वो ये राज सबको बता सकती है और फिर दक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये बात फैल गई और दूसरे ग्रुप में से किसी को पता चल गया तो उनमें से कोई ना कोई इन चाबियां को छीन की कोशिश जरूर करेगा और दक्ष ऐसा नहीं होने देना चाहता था। फिर निशिका दक्ष को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। अब बोलो दक्ष, तुम्हें क्या बात करनी थी? निशिका पूछता है। दक्ष पहले कुछ कहता नहीं और अपनी पहली सुनहरी चाबी निकालकर उसके सामने रख देता है और फिर कहता है, ऐसी 3 चाबियां हैं, पहले मुझे मिल गई हैं और अभी भी 2